शहर के पॉश इलाके में स्थित शांति निवास किसी महल से कम नहीं था। सफेद संगमरमर की दीवारें, ऊंचे झूमर और कीमती कालीन इस बात की गवाही देते थे कि यहाँ रहने वाले लोग रईस हैं। लेकिन इस आलीशान मकान की मालकिन 65 वर्षीय शांति देवी आज भी अपनी सादगी नहीं भूली थी। सुबह के 5:30 बज रहे थे। सूरज की पहली किरण अभी खिड़की के पर्दों को छू ही रही थी कि रसोई से बर्तनों की धीमी आवाजें आने लगीं। ये राधा थी, घर की छोटी बहू। राधा ने सूती साड़ी का पल्लू कमर में खोसा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, भले ही उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। उसने सबसे पहले पीतल के लोटे में जल भरा और तुलसी के क्यारे में जाकर दिया जलाया। राधा के लिए ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं था, उसकी पूरी दुनिया इसी चौखट के भीतर सिमटी थी। हे छठी मैया, बस घर में सब राजी खुशी रहें, उसने हाथ जोड़कर बुदबुदाया। तभी सीढ़ियों पर किसी के भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। ये कामिनी थी, घर की बड़ी बहू। वो जिम जाने के लिए तैयार थी। टाइट फिटिंग के ब्रांडेड कपड़े, कानों में महंगे एयरपॉड्स और हाथ में स्मार्ट वॉच। कामिनी ने रसोई के दरवाजे पर रुककर राधा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और तिरस्कार था। राधा, कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह ये अगरबत्ती का धुआं मत फैलाया करो। मुझे अस्थमा नहीं है, लेकिन इस स्मेल से सिर फटने लगता है। और सुनो, मेरी ब्लैक कॉफी अभी तक मेरे कमरे में क्यों नहीं पहुंची? कामिनी की आवाज में हुक्म था, अपनापन नहीं। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीदी बस 2 मिनट, माँ जी के लिए काढ़ा चढ़ा रखा था, अभी आपकी कॉफी बना देती हूँ। माँ जी का काढ़ा? कामिनी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वो पुराने जमाने के नुस्खे अब काम नहीं आते। खैर छोड़ो, तुम जैसों को समझाना बेकार है। कॉफी जल्दी भेजो, मुझे लेट हो रहा है। कामिनी बिना पीछे मुड़े चली गई। राधा वहीं खड़ी रह गई। उसे बुरा तो लगा, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि दीदी बड़े शहर की है, शायद उनका बात करने का तरीका ही ऐसा है। करीब 8 बजे घर के डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का वक्त हुआ। शांति देवी अपनी कुर्सी पर बैठी थीं। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक कड़कपन था। राधा गरम गरम भरवा पराठे लेकर आई। उसने बड़े प्यार से शांति देवी की थाली में पराठा रखा। माँ जी, आज मूली के पराठे बनाए हैं, आपकी पसंद के। शांति देवी ने पराठे को उंगली से छुआ और मुंह बना लिया। राधा, कितनी बार कहा है कि इसमें अजवाइन डाला कर पेट में गैस बन जाती है। तुझसे एक नाश्ता भी ढंग से नहीं बनता। कल से कामिनी से पूछ लेना कि वो क्या खाएगी, वही बनाना। राधा का चेहरा उतर गया। उसने अजवाइन डाली थी, लेकिन वो बहस नहीं करना चाहती थी। उसी वक्त कामिनी अपनी जिम से लौट कर आई और शांति देवी के पास बैठ गई। उसने बिना हाथ धोए शांति देवी का हाथ पकड़ लिया। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, कैसी हैं आप आज? देखिए, मैं आपके लिए ये नया आईपैड लाई हूँ, अब आप इस पर अपने भजन सुन सकती हैं। वो पुराने रेडियो को फेंक दीजिए। शांति देवी का चेहरा खिल उठा। जीती रह मेरी लाडली। देख राधा, सीख कुछ कामिनी से। कितनी फिक्र है इसे मेरी। तू तो बस सारा दिन रसोई में बर्तन ही खड़काती रहती है। राधा चुपचाप सब सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि कल ही तो उसने माँ जी के फटे हुए ब्लाउज को रात भर जागकर रफू किया था, ताकि उन्हें नया न खरीदना पड़े, क्योंकि माँ जी को अपनी पुरानी चीजों से लगाव था। पर माँ जी को तो सिर्फ कामिनी का महंगा आईपैड दिखाई दे रहा था। दोपहर के समय जब घर के पुरुष यानी शांति देवी के दोनों बेटे आकाश और समीर ऑफिस चले गए, तो घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। कामिनी डाइनिंग एरिया में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उसने राधा को आवाज लगाई, हेलो, इधर आओ। राधा हाथ पोंछते हुए आई। जी दीदी। देखो, शाम को मेरे किटी क्लब की कुछ सहेलियां आ रही हैं। तुम्हें इटालियन खाना बनाना आता है? पास्ता, लजानिया, कुछ ऐसा? कामिनी ने टेढ़ी नजर से पूछा। नहीं दीदी, मुझे तो बस दाल चावल, सब्जी और कढ़ी पुलाव ही आता है। कामिनी जोर से हंसी। मुझे पता था, सच में मम्मी जी ने देवर जी के लिए क्या पसंद ढूंढी है। खैर छोड़ो, तुम जैसों को समझाना बेकार है। सर्विंग का काम करना, मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगी। और हाँ, उस समय माँ जी को अंदर कमरे में ही रखना। वो जिस तरह से जमीन पर बैठकर खाना खाती हैं या हाथ से निवाला तोड़ती हैं, मेरे स्टैंडर्ड के लोगों के सामने बहुत एम्बैरेसिंग यानी शर्मनाक होगा। राधा को ये सुनकर धक्का लगा। पर दीदी, माँ जी तो इस घर की मालकिन है, वो अपने ही घर में छुपकर क्यों रहेंगी? कामिनी अपनी कुर्सी से उठी और राधा के करीब आकर धीमे स्वर में बोली, सुनो, इस घर की मालकिन अब मैं बनने वाली हूँ। आकाश और समीर में से किसके पास बिजनेस की कमान रहेगी, ये मम्मी जी तय करेंगी। और मम्मी जी मेरी मुट्ठी में है। तुम बस अपनी औकात में रहो और जो मैंने कहा है वो करो। राधा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपनी सिसकी रोक ली। उसने देखा कि माँ जी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसे उम्मीद थी कि माँ जी कामिनी को डांटेंगी, लेकिन माँ जी ने क्या किया? उन्होंने कामिनी को पास बुलाया और कहा, बहू,
तू फिक्र मत कर, मैं वैसे भी आज बीमार सा महसूस कर रही हूँ, मैं कमरे में ही रहूंगी, तू अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करना। राधा हैरान थी, माँ जी इतनी बेरुखी कैसे बर्दाश्त कर रही थी? क्या उन्हें वाकई कामिनी का स्टैंडर्ड होना पसंद था या इसके पीछे कोई और बात थी? शांति निवास में एक पुरानी अलमारी थी जो सागवान की लकड़ी से बनी थी। उस अलमारी के भीतर एक लोहे की तिजोरी थी जिसमें घर के गहने, जमीन के कागजात और वो खानदानी हार रखा था जिसे शांति देवी अपनी सबसे प्रिय बहू को देना चाहती थी। पूरे घर की नज़र उस तिजोरी की चाबियों पर थी जो शांति देवी हमेशा अपनी कमर में खोस कर रखती थी। एक दोपहर जब सूरज की तपिश खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, कामिनी ने अपनी चाल चली। उसने देखा कि शांति देवी सोफे पर बैठी ऊँघ रही थी। कामिनी दबे पांव उनके पास गई और धीरे से बोली, मम्मी जी आप थक गई हैं? लाइए ये चाबियों का गुच्छा मुझे दे दीजिए, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। बेकार में कमर में चुभता होगा आपको। शांति देवी ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनकी नजरें कामिनी की आंखों में गड़ गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वो कामिनी के मन के लालच को पढ़ रही हों, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं बेटा, ये तो मेरी आदत बन गई है। जब तक ये कमर से लगी रहती हैं मुझे लगता है कि घर सुरक्षित है, और वैसे भी अभी तो मैं जिंदा हूँ। कामिनी का चेहरा फक पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शांति देवी इतनी आसानी से मना कर देंगी। उसने अपनी झुंझलाहट को छुपाते हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं था मम्मी जी, मैं तो बस आपकी सुविधा देख रही थी। उधर रसोई में राधा खड़ी सब सुन रही थी। उसने देखा कि कैसे कामिनी के जाते ही शांति देवी के चेहरे पर एक गहरी सोच छा गई। राधा पास आई और धीरे से उनके पैर दबाने लगी। माँ जी आप परेशान लग रही हैं, थोड़ा पानी लाऊं? राधा ने नरमी से पूछा। शांति देवी ने अपना पैर झटक दिया। तू अपना काम कर राधा, हर वक्त मेरे आसपास मंडराने की जरूरत नहीं है। जा देख आकाश के कमरे की सफाई हुई या नहीं। राधा का दिल फिर से टूट गया। उसे समझ नहीं आता था कि माँ जी उसे इतना पराया क्यों समझती हैं, जबकि वो उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है। शाम को कामिनी की किटी पार्टी शुरू हुई। घर में ऊंचे संगीत की आवाजें गूंज रही थीं। विदेशी परफ्यूम की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया था। कामिनी अपनी सहेलियों के बीच घिरी हुई थी और बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। पता है, मेरे ससुर जी का बिजनेस अब मेरे डैड की कंपनी के साथ मर्ज होने वाला है, सब कुछ मैं ही हैंडल करूंगी, कामिनी ने झूठ बोलते हुए कहा। तभी राधा ट्रे में ड्रिंक्स लेकर वहां पहुंची। वो साधारण सूती साड़ी में थी जिसके पल्लू पर आटे के दाग लगे थे, क्योंकि वो रसोई में समोसे तल रही थी। कामिनी की एक सहेली ने हंसते हुए पूछा, कामिनी ये तुम्हारी नौकरानी है क्या? बहुत स्लो काम कर रही है। कामिनी ने एक पल के लिए राधा को देखा और फिर बेशर्मी से हंसते हुए कहा, अरे नहीं यार, ये हमारे दूर के रिश्तेदार की बेटी है, घर में मदद के लिए रुकी हुई है, तुम लोग इग्नोर करो। राधा के हाथ में ट्रे कांपने लगी। वो कामिनी की देवरानी थी, इस घर की बहू थी, लेकिन उसे रिश्तेदार की बेटी कहकर अपमानित किया गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो चुपचाप रसोई में वापस चली गई। वहां शांति देवी अपने कमरे के पास खड़ी सब देख रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। रात के सन्नाटे में कामिनी अपने पति आकाश से बात कर रही थी। आकाश, मुझे लगता है कि मम्मी जी अब सठिया गई हैं। वो चाबियां किसी को देने को तैयार नहीं है, और वो राधा, वो तो बस चापलूसी करके मम्मी जी को अपने वश में करना चाहती है। आकाश, जो कामिनी के प्रभाव में रहता था, बोला, तो तुम क्या चाहती हो? हमें कुछ ऐसा करना होगा कि मम्मी जी को लगे कि राधा भरोसेमंद नहीं है। अगर एक बार राधा घर की नजरों में गिर गई तो मम्मी जी चाबियां मुझे ही सौंपेंगी। कामिनी की आंखों में एक चमक थी। अगले ही दिन कामिनी ने अपने कमरे से एक कीमती सोने की अंगूठी गायब कर दी। उसने पूरे घर में कोहराम मचा दिया। मेरी अंगूठी नहीं मिल रही, वो मेरी पसंदीदा डायमंड रिंग थी। शांति देवी घबराकर बाहर आई। क्या हुआ बहू, कहाँ रखी थी? मम्मी जी, कल रात जब मैं सो रही थी तब राधा सफाई करने आई थी, उसके बाद से ही अंगूठी गायब है। कामिनी ने सीधे राधा पर उंगली उठा दी। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं माँ जी, मैंने अंगूठी पर हाथ भी नहीं लगाया, मैं तो बस डस्टिंग करके चली गई थी। कामिनी ने चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारे सिवा कमरे में कोई नहीं आया। मम्मी जी, इसकी तलाशी लीजिए। शांति देवी ने एक गहरी सांस ली और राधा की ओर बढ़ी। राधा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। शांति देवी ने राधा के कमरे की तलाशी ली, उसके बर्तनों को देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में शांति देवी ने राधा की अलमारी के सबसे नीचे वाले कोने से वो अंगूठी निकाल ली। पूरा घर सन रह गया। राधा खुद हैरान थी। उसे पता था कि उसने चोरी नहीं थी, लेकिन अंगूठी वहां कैसे आई? शांति देवी ने अंगूठी कामिनी को दी और राधा की तरफ देखा।
मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी राधा, तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। राधा कुछ कह पाती उससे पहले ही शांति देवी ने उसे थप्पड़ मार दिया। राधा जमीन पर गिर पड़ी। उसे शारीरिक चोट से ज्यादा अपने चरित्र पर लगे दाग का दर्द चा। कामिनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। उसमें खुद ही वो अंगूठी रात को राधा के सोने के बाद उसके कमरे में छिपा दी थी। शांति निवास के इस बड़े से साम्राज्य में काम का बंटवारा बहुत स्पष्ट था। बड़ी बहू कामिनी सुबह 9 बजे ही अपने 3 पीस सूट में तैयार हो जाती। वो घर के पारिवारिक बिजनेस शांति ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। उसकी गाड़ी जैसे ही घर से निकलती, मोहल्ले के लोग उसे रश्क से देखते। वो मीटिंग्स करती, लाखों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करती और लैपटॉप पर अपनी उंगलियों से पैसे का खेल खेलती। घर के मर्दों आकाश और समीर के साथ वो टेबल पर बैठकर बिजनेस की पेचीदगियों पर बहस करती। घर में उसका रुतबा इसलिए था क्योंकि वो पैसा कमा कर ला रही थी। दूसरी तरफ राधा थी। उसका ऑफिस रसोई घर था। जब कामिनी बिजनेस की फाइलें देख रही होती, राधा तब दोपहर के खाने के लिए सब्जी काट रही होती। उसका काम था घर के सारे सदस्यों की पसंद का ख्याल रखना, नौकरों से घर की सफाई करवाना, बुजुर्ग सास की दवाइयों का हिसाब रखना और घर की सभी चीज़ों का ध्यान रखना। एक शाम जब कामिनी ऑफिस से थकी हारी लौटी तो उसने देखा कि राधा जमीन पर बैठकर शांति देवी के लिए ताज़ा मक्खन निकाल रही थी। कामिनी ने हिकारत से कहा, छी राधा, इस मॉडर्न जमाने में तुम अभी भी ये सब कर रही हो। बाजार से अमूल का मक्खन मंगा लेती। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से घर में हमेशा दूध और दही की महक आती रहती है। तुम्हें पता भी है आज मैंने बिजनेस में कितनी बड़ी डील क्लोज की है। उस एक डील से हम ऐसे 10 घर और खरीद सकते हैं। राधा ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, दीदी, आपकी मेहनत से घर में बरकत आती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर माँ जी को बाजार का मक्खन पचता नहीं है। उन्हें हाथ का निकाला हुआ ही पसंद है। शांति देवी पास ही बैठी थी। उन्होंने कामिनी की तरफ देखकर गर्व से कहा, सच्ची बात है बहू, पैसा तो कामिनी ही कमा रही है। राधा, तू बस ये चूल्हा चौका ही कर सकती है। कामिनी जैसा दिमाग और हिम्मत कहाँ से लाएगी? वो बाहर की दुनिया जीत रही है और तू बस मथानी चला रही है। राधा की आंखों में टीस उठी। वो कहना चाहती थी कि इस घर को घर बनाने के लिए वो अपना पूरा वजूद गला रही है, लेकिन वो चुप रही। बिजनेस की सफलता के नशे में चूर कामिनी अब और भी बेलगाम हो गई थी। एक दिन ऑफिस में कुछ घाटा हुआ जिसका गुस्सा उसने घर आकर राधा पर निकाला। ड्राइंग रूम में सब बैठे थे। कामिनी ने चिल्लाकर कहा, राधा, मेरी वो सिल्क की साड़ी कहाँ है जो मैंने ड्राई क्लीन के लिए दी थी? राधा ने डरते हुए कहा, दीदी, वो तो प्रेस वाले के पास है, उसने अभी तक दी नहीं है। कामिनी ने केबल पर रखा पानी का ग्लास फर्श पर पटक दिया। तुम्हारे पास दिन भर में काम ही क्या है? न तुम्हें ऑफिस जाना है, न फाइलें देखनी है, सिर्फ घर संभालना है, और वो भी तुम ठीक से नहीं कर सकती। तुम जैसी अनपढ़ औरतें सिर्फ बोझ होती हैं। अगर तुम इस घर की बहू ना होती तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में चपरासी भी ना रखती। समीर यानी राधा का पति उठकर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन कामिनी के पति आकाश ने उसे दबा दिया। चुप रह समीर, कामिनी बिजनेस के स्ट्रेस में है और राधा को थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए। शांति देवी चुपचाप अपनी माला जप रही थी। उन्होंने एक बार भी कामिनी को टोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने राधा से ही कहा, सुन लिया ना, जा भागकर प्रेस वाले के पास और साड़ी लेकर आ। कामिनी सही तो कह रही है, घर में रहकर भी तू सुस्त रहती है। राधा बिना छाता लिए चिलचिलाती धूप में बाहर निकल गई। उसकी आत्मा रो रही थी। उसे लग रहा था कि इस घर में उसकी हैसियत एक बिन वेतन की नौकरानी से भी बदतर हो गई है। कुछ हफ्तों बाद शांति निवास की रौनक अचानक फीकी पड़ने लगी। शांति देवी की तबीयत ढीली रहने लगी। उन्हें बार बार चक्कर आते और वे कमजोरी महसूस करती। कामिनी ने इसे बुढ़ापे का नाटक करार दिया। वो ऑफिस के काम में इतनी व्यस्त रहती कि सास के कमरे में झांकती तक नहीं। जब राधा ने कहा, दीदी, माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही हैं, तो कामिनी ने झड़क दिया, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है राधा, डॉक्टर को घर बुला लो। और हाँ, मेरे क्लाइंट्स आने वाले हैं, घर में दवाइयों की गंध नहीं आनी चाहिए। एक रात शांति देवी की हालत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। राधा बदहवास होकर कामिनी के कमरे में गई। दीदी, चलिए, माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। कामिनी ने अपनी नींद खराब होने पर झुंझलाते हुए कहा, समीर को ले जाओ, मेरा कल सुबह बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है। अगर मैं अस्पताल में रात भर जगी तो मेरी मीटिंग खराब हो जाएगी। वैसे भी बुढ़ापे में ये सब चलता रहता है। राधा दंग रह गई। जिस कामिनी को शांति देवी अपनी पलकों पर बिठाती थी, आज उसी कामिनी के लिए अपनी सास की जान से ज्यादा उसकी मीटिंग जरूरी थी। राधा ने अकेले ही समीर को जगाया और जैसे तैसे टैक्सी बुलाकर शांति देवी को शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया।
अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर चेहरा बनाया। इनकी हालत बहुत नाजुक है, लकवे का असर हुआ है और साथ ही इंटरनल इन्फेक्शन भी है। इन्हें लंबे समय तक आईसीयू और फिर स्पेशल केयर की जरूरत होगी। इलाज काफी महंगा होगा। अगले दिन जब कामिनी अस्पताल पहुंची तो उसका चेहरा चिंता से नहीं बल्कि खीज से भरा था। उसने बिल देखा तो उसकी आंखें फैल गई। 5 लाख रुपए सिर्फ शुरुआती जमा और महीने का खर्च अलग। आकाश, ये तो पागलपन है। इतना पैसा हम एक ऐसे इंसान पर क्यों खर्च करें जो शायद कभी बिस्तर से उठ ही ना पाए। कामिनी ने अस्पताल के कॉरिडोर में ही बहस शुरू कर दी। समीर ने गुस्से में कहा, भाभी, वो हमारी माँ है, आप पैसों की बात कैसे कर सकती हैं? कामिनी ने ठंडी आवाज में कहा, प्रैक्टिकल बनो समीर, बिजनेस में इस समय कैश की कमी है और वैसे भी अस्पताल में इन्हें कौन देखेगा? मैं तो ऑफिस जाऊंगी, राधा घर देखेगी। मुझे लगता है इन्हें किसी ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर देना चाहिए जहां मेडिकल सुविधाएं भी हों। वहां इनका ध्यान प्रोफेशनल तरीके से रखा जाएगा। शांति देवी, जिन्हें अभी अभी होश आया था और जिनका वार्ड का दरवाजा थोड़ा खुला था, उन्होंने अपनी लाडली बहू के ये शब्द सुन लिए। उनकी आंखों से जो आंसू निकले उनमें शारीरिक दर्द कम और दिल टूटने की आवाज ज्यादा थी। उन्होंने बगल में देखा जहां राधा उनके पैरों के पास बैठी उनके हाथ सहला रही थी और चुपचाप रो रही थी। कामिनी अंदर आई और शांति देवी से झूठी ममता दिखाते हुए बोली, मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, हमने आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम सोचा है। वहाँ आपको बहुत सारी सहेलियाँ मिलेंगी और डॉक्टर भी 24 घंटे रहेंगे। शांति देवी ने कुछ कहना चाहा पर उनकी आवाज नहीं निकली। उन्होंने बस राधा का हाथ कस कर पकड़ लिया। अस्पताल की सफेद गलियारे में कामिनी अपने फोन पर ऊंची आवाज में बात कर रही थी। वो अपनी सेक्रेटरी को निर्देश दे रही थी कि शाम की बोर्ड मीटिंग रद्द न हो। तभी आकाश ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। कामिनी, डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आज रात तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो माँ को बचाना मुश्किल होगा। कम से कम 10 लाख का इंतजाम अभी करना होगा। कामिनी ने झटके से अपना हाथ हटाया और फुसफुसाकर बोली, आकाश, दिमाग से काम लो। हमारे सारे फंड्स उस नए प्रोजेक्ट में फंसे हैं। अगर मैं यहाँ से पैसे निकालती हूँ तो हमारा शेयर मार्केट में भाव गिर जाएगा। और सच कहूँ, मम्मी जी की उम्र हो चुकी है। 10 लाख लगाने के बाद भी क्या गारंटी है कि वो चल पाएंगी? ओल्ड एज होम वाले कह रहे हैं कि उनके पास एक पेलिएटिव केयर यूनिट है जहाँ खर्चा भी कम है। और बस कीजिए दीदी, पीछे से राधा की आवाज आई। राधा, जो हमेशा अपनी नजरें नीची रखती थी, आज उसकी आंखों में आग थी। वो धीरे धीरे कामिनी के करीब आई। माँ जी, कोई खराब मशीन नहीं है जिन्हें आप रिपेयर करने के बजाय एक्सचेंज करने की बात कर रही हैं। वो इस घर की नींव हैं। आपने तो उनका खून चूसकर अपना बिजनेस खड़ा किया है और आज जब उन्हें आपकी जरूरत है तो आप हिसाब लगा रही हैं। कामिनी ने अपनी भौएं सिकोड़ी। तुम अपनी जुबान संभालो राधा, तुम्हारी हैसियत ही क्या है? दिन भर चूल्हा भूखने वाली औरत मुझे बिजनेस और हिसाब सिखाएगी? पैसा कहाँ से आएगा? क्या तुम्हारे बाप के पास इतने पैसे हैं? राधा ने एक भी शब्द नहीं कहा। उसने बस कामिनी की आंखों में देखा, फिर मुड़ी और अस्पताल से बाहर निकल गई। सबको लगा कि राधा डरकर भाग गई। 2 घंटे बीत गए। शांति देवी की हालत नाजुक होती जा रही थी। आकाश और समीर पैसों के लिए अपने दोस्तों को फोन कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी रकम का तुरंत इंतजाम नहीं हो पा रहा था। कामिनी अपने लैपटॉप पर बैठी ओल्ड एज होम के फॉर्म देख रही थी। तभी राधा वापस आई। उसके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक संतोष था। वो सीधे कैश काउंटर पर गई। उसने थैले से नोटों की गड्डियां निकाली। समीर भागकर उसके पास आया। राधा, ये इतने पैसे कहाँ से आए? 10 लाख रुपए? राधा ने शांति से जवाब दिया, ये मेरे गहने थे समीर, मेरी शादी का चढ़ावा, मेरी माँ के दिए हुए कंगन और जो थोड़ी बहुत बचत मैंने पिछले 5 सालों में घर के खर्चे से बचाकर जमा की थी, वो सब मैंने सब बेच दिया। कामिनी पास आकर हंसी। झूठ मत बोलो, तुम्हारे उन पीतल के गहनों की कीमत 10 लाख नहीं हो सकती। जरूर तुमने घर की तिजोरी से पैसे चुराए हैं। मम्मी जी की चाबियां कहाँ हैं? राधा ने अपनी पोटली से एक रसीद निकाली और कामिनी के चेहरे के सामने कर दी। ये देखिए दीदी, शहर के सबसे बड़े जौहरी की रसीद है। और सुनिए, ये गहने सिर्फ सोने के नहीं थे, इनमें मेरी माँ का आशीर्वाद और मेरी मेहनत की कमाई थी। आपके लिए सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, मेरे लिए वो मेरी माँ जी की जिंदगी है। अस्पताल का स्टाफ और डॉक्टर राधा की इस हिम्मत को देखकर दंग रह गए। फौरन ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई। ऑपरेशन सफल रहा। कुछ दिनों बाद शांति देवी को होश आया। वो अभी भी बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी याददाश्त और सुनने की क्षमता वापस आ गई थी। एक शाम कामिनी वार्ड में आई। उसे लगा कि अब भी सब उसके हाथ में है। उसने शांति देवी का हाथ पकड़ा और नकली आंसू बहाते हुए बोली, मम्मी जी, देखिए राधा ने क्या किया, आपके खानदानी गहने बेच दिए।
मैंने उसे मना किया था कि मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ, पर उसने जल्दबाजी में सब लुटा दिया। अब आप घर चलिए, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा स्पेशल केयर सेंटर बुक किया है, वहाँ आपको बहुत आराम मिलेगा। शांति देवी ने धीरे से अपना हाथ कामिनी की पकड़ से छुड़ा लिया। उनकी आंखों में घृणा थी। उन्होंने पास खड़ी राधा की तरफ हाथ फैलाया। राधा ने जैसे ही उनका हाथ पकड़ा, शांति देवी की रुंधती हुई आवाज निकली, राधा। शांति देवी ने इशारा किया कि उन्हें पानी चाहिए। राधा ने उन्हें चम्मच से पानी पिलाया और उनके सिर पर हाथ फेरा। शांति देवी ने राधा के हाथ को अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने कमरे में मौजूद अपने दोनों बेटों की तरफ देखा और फिर कामिनी की तरफ। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपनी कमर की तरफ इशारा किया। वो चाबियों का गुच्छा ढूंढ रही थी। कामिनी को लगा कि शायद अब उसे चाबियां मिलेंगी। वो आगे बढ़ी। मम्मी जी, चाबियां मेरे पास सुरक्षित रहेंगी। लेकिन शांति देवी ने अपना हाथ झटक दिया। उन्होंने डॉक्टर से कागज और पेन मांगा। उन्होंने लड़खड़ाते हुए शब्दों में सिर्फ एक लाइन लिखी, इस घर की असली मालकिन और मेरी असली वारिस सिर्फ राधा है। शांति देवी घर वापस आ गई, लेकिन अब शांति निवास का नजारा बदल चुका था। शांति देवी ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, घर और यहाँ तक कि बिजनेस के शेयर्स का बड़ा हिस्सा राधा के नाम कर दिया। कामिनी सन्न रह गई। मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? राधा को बिजनेस का ब भी नहीं पता, ये सब बर्बाद कर देगी। शांति देवी अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी। उनका चेहरा अब पहले से ज्यादा तेजवान लग रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बिजनेस चलाना दिमाग का काम है बहू, लेकिन घर चलाना और अपनों को बचाना दिल का काम है। राधा को बिजनेस नहीं आता तो क्या हुआ, वो समीर और आकाश को मैनेजर रख सकती है, लेकिन तुम तो अपनों को ही बेचने निकली थी। शांति देवी ने आगे कहा, कामिनी, तूने मुझे पुरानी चीज समझा था ना, तो सुन, ये पुरानी चीज अब तुझे इस घर से बेदखल करती है। तू अपने उस आलीशान दफ्तर में रह सकती है, लेकिन इस शांति निवास में रहने का हक खो चुकी है। कामिनी के पति आकाश ने भी अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। वो अपनी माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा। राधा ने चाबियों का वो भारी गुच्छा अपनी कमर में खोसा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। उसने कामिनी की तरफ देखा और कहा, दीदी, आपने कहा था ना कि मैं आपकी कंपनी में चपरासी बनने के लायक भी नहीं हूँ। आज मैं उसी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरपर्सन हूँ। लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं आप जैसी नहीं हूँ। आप जब तक चाहें इस घर में रह सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। आपको रसोई में मेरी मदद करनी होगी और ये सीखना होगा कि रिश्तों का स्वाद कैसा होता है। कहानी का अंत एक भावुक दृश्य के साथ होता है। आंगन में तुलसी का पौधा लहलहा रहा है। शांति देवी धूप में बैठी हैं और राधा उनके सिर में तेल डाल रही है। दूर रसोई में कामिनी सब्जी काट रही है। उसके महंगे कपड़े अब साधारण सूती साड़ी में बदल चुके हैं। उसे अब समझ आ रहा था कि एक एक रुपया जोड़ना कितना मुश्किल होता है और माँ की दुआओं की कीमत क्या होती है। शांति देवी ने राधा का हाथ चूम लिया और कहा, बेटी, मुझे माफ कर देना, मैंने हीरा छोड़ कांच को गले लगाया था। राधा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, सोना तप कर ही कुंदन बनता है। आज हम सब साथ हैं, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। पूरा शांति निवास अब वाकई में शांत और खुशहाल था। ममता का जो बंटवारा हुआ था, उसमें जीत अंततः निस्वार्थ प्रेम की हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में पैसा, रुतबा और डिग्रियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, वे कभी संस्कारों और निस्वार्थ प्रेम की जगह नहीं ले सकती। कामिनी के पास दिमाग था, चालाकी थी और करोड़ों का बिजनेस था, लेकिन जब अपनों पर संकट आया तो उसका सारा हिसाब किताब फेल हो गया। वहीं राधा, जिसे अनपढ़ और बोझ समझा गया, उसने साबित कर दिया कि एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका त्याग और उसकी ममता होती है। शांति देवी ने जो सबक सीखा, वो हर उस इंसान के लिए है जो चमक धमक देखकर रिश्तों की कद्र करना भूल जाते हैं। अंत में जीत उसी की होती है जो मुश्किल वक्त में ढाल बनकर खड़ा रहे, ना कि उसकी जो अपनों का ही सौदा करने निकल पड़े। तिजोरी की चाबियां तो किसी को भी मिल सकती हैं, पर घर के बड़ों का आशीर्वाद और दिल की चाबी सिर्फ सेवा से ही मिलती है। दोस्तों, आज के समय में क्या पैसा और रुतबा रिश्तों से बड़ा हो गया है? आपके हिसाब से इस कहानी में सास का फैसला सही था या गलत? और क्या कामिनी जैसी बहुओं को एक और मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं जो रिश्तों की कदर करना भूल गए हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें, क्योंकि कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता और यही है कहानी की बगिया।